नमस्कार। आरोग्य योग की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में योग की एक अद्भुत परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जो दुख स्वरूप संसार के संयोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसे हमें जानना चाहिए। धैर्यपूर्वक और उत्साह से भरे हुए चित्त के साथ इसका निश्चय ही अभ्यास करना चाहिए। ऐसा हमारा परम कर्तव्य है। इससे ये मालूम चलता है कि ये बात तय है कि योग एक अति आवश्यक जीवन जीने की कला है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस श्रृंखला का निर्माण किया है और आज के एपिसोड में हम आपको सिटिंग पोजीशंस के बारे में जानकारी देंगे, उसको सिखाएंगे। इस श्रृंखला का सबसे पहला आसन दंडासन होगा। अब हम आपको दंडासन करना सिखाएंगे और उससे होने वाले फायदे के बारे में बताएंगे। आप जैसा सुन सकते हैं कि दंड यानी एक रॉड, तो इस आसन में रॉड के सारे चारित्रिक गुण आने चाहिए। अगर आप देखें, जो हमारे साथ विद्यार्थी बैठे हैं, उनके पैर बिल्कुल दंड की तरह हैं। दंड के क्या चारित्रिक गुण हैं, जरा देखते हैं। फ्रंटल सेंट्रल एंकल, फ्रंटल सेंट्रल नी एंड फ्रंटल सेंट्रल थाई, ये एक सीध में है। डंडा सीधा होता है और ये तरीका है नापने का और देखने का कि आपके पैर सीध में हैं कि नहीं। डंडे का एक और गुण है कि वो गोल या सर्कुलर होता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फ्रंटल थाइज आउटसाइड इन मूव करें। सुरभि, एक बार अपने हाथ से दिखाइए करते हुए। और ये क्रिया करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पैर के अंगूठों का अंदर का कोर जुड़ा रहे। फिर एक और डंडे का गुण है, वो ये है कि वो सघन होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फ्रंटल थाई को सक करेंगे, जो पीछे की थाई की ओर जाएगी, और बैक थाई ज़मीन की ओर टच करेगी। टिप ऑफ द फिंगर्स आपके हिप जॉइंट के दोनों ओर रहेंगे। ऐसा करने से आप अपनी स्पाइन को उठाने में बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। एक बड़ी बात इसमें देखने वाली है कि जब आपने स्पाइन को उठाया तो ये याद रखिए कि केवल बटक बोन ही ज़मीन पर रहेगी। स्पाइन का कोई और हिस्सा गिरेगा नहीं, ढलकेगा नहीं। इनफैक्ट दंडासन ये आपको सिखाता है, या आपकी स्पाइन को ट्रेन करता है कि कैसे उसे सीधा और काफ़ी मिनट तक के लिए रखा जा सके, खड़ा रखा जा सके। जब आप स्पाइन को खड़ा रखते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान बटक बोन और फिर टेल बोन पे जाता है। तो टेल बोन को एकदम सीधा रखते हुए आप अपनी स्पाइन को खींचेंगे और लंबर स्पाइन तक पहुंचेंगे। लंबर स्पाइन को, क्योंकि कॉन्केव है, अंदर की ओर ले जाएंगे और वहां से स्पाइन को और उठाएंगे, डॉर्सल स्पाइन की ओर ले जाएंगे। डॉर्सल स्पाइन पे ले जाते तक आपकी स्पाइन एक बार फिर अंदर की ओर जाएगी, जिससे आपका सीना खुलेगा और चेस्ट खुलेगा, यानी डॉर्सल टू द स्टर्नम। डॉर्सल से सीने की ओर आप सीना खोलते हैं और कंधे को रोल करते हैं। ये तो हुई दंडासन में स्पाइन की पोजीशन। एक बार हम फिर पैरों की ओर मुखातिब होते हैं और देखते हैं कि पैरों की पोजीशन में जब आपने दंड के 3 चारित्रिक गुण बना लिए तो और क्या करना है। आप फिर अपने पैर की उंगलियों को
टाइट करके फॉरवर्ड एक्सटेंड करेंगे, यानी आगे की ओर ले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस तनाव से न केवल टांग की ऊपर की सतह बल्कि टांग की पीछे की सतह भी बहुत अच्छी तरह से एक्सटेंड होती है। इसके लिए आपकी एड़ी जो है वो ज़मीन पर रगड़नी चाहिए, खींची होनी चाहिए। ये आपके हैमस्ट्रिंग्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सटेंड करता है और खोलना सिखाता है। अमूमन हमारे शरीर में जो दिक्कतें आती हैं वो गलत पॉस्चर से आती हैं, यानी हमारी स्पाइन ढल जाती है, हम स्पाइन को उठा नहीं सकते और हमारी टांगें सिकुड़ने लगती हैं, हैमस्ट्रिंग टाइट होने लगती हैं। दंडासन में ये बहुत आसानी से हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मगर याद रखें कि स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, पैर आपको दंड के 3 चारित्रिक गुण जरूर दिखाए, वो सीधा रहे, वो सर्कुलर रहे और कंडेंस रहे। जैसे हमने आपसे कहा कंडेंस करने के लिए आपने फ्रंटल थाई को पीछे की थाई की ओर खींचा, ऐसे ही आप टॉप नी को बैक नी की ओर खींचेंगे और बैक ऑफ द नी जमीन को टच करेगा। शिन बोन भी ऐसे ही काफ की ओर जाएगी और काफ जमीन को टच करेगा। इस तरह से आप अपने पूरे पीछे के पैर को एक जैसे आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, ऐसे एक्सटेंड करके प्रेस कर देते हैं, जो आपकी लंबर स्पाइन के एक्सटेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। दंडासन न केवल आपको आपकी रीढ़ की हड्डी को उठाना सिखाता है, बल्कि स्पाइन के दोनों ओर की मसल्स को ट्रेन करता है कि वो आप खड़ी सीधी स्पाइन को कैसे होल्ड कर सकें। तमाम विद्यार्थी और पेशेंट्स ऐसे बैठ नहीं सकते, उनको जैसे ही आप बिठाइए वो झूलने लगते हैं। उसकी वजह यही है कि आपकी स्पाइन स्टिफ हो गई है और पैरास्पाइनल मसल्स वीक हो गए हैं। इसी के आगे हम आपको दंडासन के कई और रूप भी सिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये बैठने की स्थिति वाले आसनों की तैयारी के लिए आवश्यक हैं। तो अब हम जो अब आपको आसन इसके आगे दिखा रहे हैं, इसी का एक रूप है, वो है ऊर्ध्वहस्तासन इन दंडासन, यानी दंडासन की अवस्था में ऊर्ध्वहस्तासन। तो आप अपने हाथों को सामने लाएंगे, जो हाथ की हथेली और कंधा एक सीध में रहेगा। सांस लेते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और स्पाइन को खींचेंगे। ये आपकी स्पाइन के खींचने के प्रोसेस को बहुत सहज कर देता है, आसान कर देता है, क्योंकि न केवल आपकी पैरास्पाइनल मसल्स बल्कि अब हाथ भी उस क्रिया में भागीदार हो रहे हैं। यह आपको फिर से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से ट्रेन करता है लोअर स्पाइन यानी लंबर स्पाइन और डॉर्सल स्पाइन को उठाने के लिए। लंबर स्पाइन को उसकी कॉन्केविटी में ले जाता है, न कि उसको पॉस्चरल डिफेक्ट की ओर जाने देता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी स्पाइनल मसल्स को ट्रेन करने का और स्पाइन की एक स्ट्रेट पोजीशन को मेंटेन करने का। इसमें भी आपकी टांगें दंड में ही हैं और वो एक्सटेंड होती हैं, हैमस्ट्रिंग खुलती हैं, पैरों में रुधिर का संचार होता है, लंबर स्ट्रॉन्ग होती है, लंबर स्पाइन में रुधिर का संचार होता है और आपके फेफड़ों पे बहुत अच्छा असर होता है, क्योंकि आप गहरी सांस लेते हुए इसको हाथ को ऊपर उठा रहे हैं। एक बार आपका ऊर्ध्वहस्तासन हो गया तो एक और इसका रूप है जिसे हम कहते हैं पादंगुष्ठासन इन दंडासन, यानी पादंगुष्ठासन दंडासन के साथ। उसमें आप सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं हाथों के साथ और अपने पैर के अंगूठे को पहली उंगली, बीच की उंगली और अंगूठे के साथ पकड़ते हैं। पादंगुष्ठ यानी पैर का अंगूठा। पादंगुष्ठासन में आप लंबी सांस लेंगे। हेड ऑफ द प्यूबिक प्लेट से आप अपने आगे के शरीर को उठाएंगे, खींचेंगे, तानेंगे, ऊपर देखेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में आपकी डॉर्सल अंदर जाएगी और डॉर्सल को कॉन्केव करेंगे। ये थोड़ा और स्पाइन को अधिक काम कराने के लिए, अधिक मेहनत कराने के लिए एक अच्छा उपाय है। इससे की भी प्रैक्टिस से स्पाइन आपकी ताकत आती है और आप अपने स्पाइन के साथ साथ देख सकते हैं कि हाथों को खींच रहे हैं, उनकी मांसपेशियों पे काम कर रहे हैं, पैरों पे तो हो ही रहा है क्योंकि वो दंडासन में है। इसके अलावा आपको स्पाइन को लिफ्ट करके उसको उठाने का अभ्यास होता है। आने वाली स्थितियों में आप देखेंगे कि उठी हुई स्पाइन की कंडीशन हमें बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपकी ऑर्गेनिक बॉडी पे कोई प्रेशर ना रहे। पादंगुष्ठासन के बाद आप एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे और वापस दंडासन की स्थिति में आएंगे। इस श्रृंखला के जरिए हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास रहा है कि हम आपको वो तरीके भी सिखाएं जो आयंगर विधि की एक बहुत बड़ी देन है, जिसे हम इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं, कि अगर आपकी स्पाइन भी कमज़ोर हो या मांसपेशियां कमज़ोर हो या पीठ में दर्द हो, आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, तो इन पॉस्चर्स को आप कैसे करेंगे। तो हम आपको इस श्रृंखला में
अब दिखाने जा रहे हैं इन तमाम आसनों के इम्प्रोवाइजेशन। अब हम आपको दंडासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। वैसे तो देखने में दंडासन बहुत आसान लगता है, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए जिनकी पीठ में दर्द है या कमज़ोरी है या स्टिफनेस है, ये सरल सा पोज भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि जिनको ये दिक्कत आए कि वो अपनी स्पाइन उठा ना सकें या स्टिफ हों, तो अपने बटक के नीचे कोई ब्लैंकेट को ज़रूर रखें। हमने यहाँ पे एक ब्लैंकेट का 4 फोल्ड रखा है, यानी चौहर्ता उसको तहा के रखा है और दीवार के सामने रखा है, ताकि दीवार आपको आपकी स्पाइन को सपोर्ट कर सके। तो अब चलिए देखते हैं कि हम दंडासन का इम्प्रोवाइजेशन कैसे है और कैसे कर सकते हैं। आपने एक चौहर्ते ब्लैंकेट को फोल्ड करके दीवार से चिपकाते हुए रखा है, ताकि आपकी स्पाइन सपोर्टेड रहे, और क्योंकि आपकी स्पाइन को लिफ्ट मिला है तो आपको स्पाइन को उठाना आसान हो जाता है। यदि आपसे इतना भी सपोर्ट लेने के बाद भी उठाया ना जा सके स्पाइन को, तो हम ये आपसे कहेंगे कि अगर घर में आपके कोई ग्रिल हो किसी दीवार में, या जहाँ ये सुविधा हो कि आप रस्सी लगा सकें, उस दीवार का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे हालात में फिर हम आपसे कहते हैं कि आप अपने हाथ को सामने लाइए कंधे की सीध में और सर के ऊपर ले जाइए ऐसी दीवार के पास या ग्रिल के पास जहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम हो, और धीरे धीरे आप अपने हाथ को इस रस्सी के ज़रिए ऊपर ले जाके खींच सकते हैं। तो ये इम्प्रोवाइजेशन उन तमाम लोगों के लिए भी अच्छा है जिनकी रीढ़ स्टिफ है, और उनके लिए भी अच्छा है कि जिनके कंधे स्टिफ हैं। आपने अपने हाथ को बहुत अच्छी तरीके से ताना है, तो धीरे धीरे आप अपने हाथ को नीचे लाएंगे और पुनः टिप ऑफ द फिंगर्स आपकी हिप जॉइंट के साइड्स में जाएंगी, और एक बार आप स्वयं से कोशिश करेंगे स्पाइन को उठाने की। पाद अंगुष्ठासन यानी नाम से ही जाहिर है कि आपको अपने हाथ की उंगलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ना है। अक्सर ये देखा गया है कि बॉडी की लिमिटेशन की वजह से बहुत सारे लोग अपने पैर के अंगूठे को दंडासन की अवस्था में नहीं पकड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमारी ये राय है कि आप किसी बेल्ट का इस्तेमाल करें और बेल्ट का एक लूप बना लें, जिसे आप अपने दोनों पैर के पंजों के चारों ओर घुमा दें, जो अंगूठे के नीचे हो, यानी बिग टो माउंट के नीचे आपकी बेल्ट लग जाए। और फिर आप उस बेल्ट को के सिरे को जितनी आपको लंबाई सुविधाजनक लगे पकड़ सकते हैं और उसके सहारे अपनी स्पाइन को उठा सकते हैं। डॉर्सल कॉन्केव कर सकते हैं, लंबर कॉन्केव कर सकते हैं और बहुत देर तक होल्ड कर सकते हैं। याद रखिएगा, हर एक पॉस्चर के एक होल्ड करने की अवधि तय है। यदि आप ऐसा कर सकेंगे तभी आपको उसका संपूर्ण फायदा मिलता है। जब आप ये पोज कर लें 1 मिनट से 2 मिनट तक, उसके बाद आप धीरे से इस बेल्ट को छोड़ देंगे, पुनः अपने दंडासन की ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे, टिप ऑफ द फिंगर्स टू द साइड्स ऑफ योर हिप जॉइंट, स्पाइन को उठाएंगे और एक बार फिर से 30 सेकंड से 1 मिनट तक दंडासन में बैठेंगे। दंडासन से हम अब चल रहे हैं बद्ध कोणासन की ओर। सबसे पहले आप अपना दायां हाथ उठाएंगे और अपने दाईं बैक ऑफ द नी को सपोर्ट करेंगे, फिर उसको मोड़ेंगे और दाएं पैर की एड़ी को पेरिनियम के पास ले जाएंगे। इसी तरीके से आप अपना बायां हाथ उठाएंगे और बाएं अंदर के घुटने को सपोर्ट करेंगे और दोनों पैर के पंजों को जोड़ेंगे, एड़ी को खींचते हुए अपने पेरिनियम के पास ले जाएंगे। ध्यान रखिए, हम आपसे अगर कह रहे हैं कि अपने घुटने को के पीछे के हिस्से को सपोर्ट कीजिए, तो उसकी एक बड़ी वजह है कि अगर आपका घुटना स्टिफ है या उसमें दर्द है तो सपोर्टेड एक्शन ही बेहतर है। एक बार आपने अपने दोनों पैर के पंजों को जोड़ लिया नमस्कार मुद्रा में, तो आप इंटरलॉक करके अपने हाथ की उंगलियों को पैर की बाहरी कोर को पकड़ते हैं, अपने दोनों हाथ को तानते हैं, शोल्डर्स पीछे ले जाते हैं और साइड ट्रंक उठाते हैं। देखने वाली बात यह है कि यहाँ दोनों घुटनों का बाहरी कोर जमीन की ओर छू रहा है, स्पाइन सीधी है, सीना खुला हुआ है। बद्ध कोण के अनेक फायदे हैं। अगर आप देखें तो इसमें एक वाइड एंगल बनता है। इसके लिए बहुत अच्छी बात कही गई है हमारे ग्रंथों में कि ये मोची का पोज है, यानी कॉबलर्स पोज है। किसी भी मोची को ये पाया गया है कि किडनी से रिलेटेड समस्या या यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड समस्या या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन न के बराबर होता है, और उसकी एक बड़ी वजह है इस पॉस्चर में बैठ के काम करना। आप देख सकते हैं कि इसमें पेल्विक गर्डल का एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाया गया है,
तो इससे वहाँ सर्कुलेशन बहुत बढ़ता है। तमाम वो महिलाएं जिनको पीरियड्स में दर्द होता है या फ्लो अच्छा नहीं रहता, उसके लिए ये बहुत ही कारगर पोज है। इसमें यूट्रस और ओवरीज पे बहुत अच्छा काम होता है। इसके अलावा ब्लैडर पे, किडनीज पे, और ये पुरुषों के लिए भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आप उनकी ऑर्गेनिक बॉडी पर भी उतना ही कारगर काम करते हैं। आप देख सकते हैं जब हम अपनी स्पाइन को उठाते हैं तो एक एरिया, बहुत बड़ा सरफेस एरिया लंबाई में बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं विसरल, जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो लंबाई में खींचते हैं। तो ऑर्गेनिक बॉडी के लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आप उनके लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। ये एक ऐसा पोज है जो आप भोजन के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। बद्ध कोण आसन से निकलने के लिए आपको एक बार पुनः दंडासन में जाना होता है। आप दोनों पैरों को सीधा करेंगे, अपनी स्पाइन को फिर खींचेंगे। आप देख सकते हैं कि आपकी पैर की उंगलियां तानते हुए आगे की ओर फॉरवर्ड एक्सटेंड की गई हुई हैं, और इस प्रकार से आप बद्ध कोणासन से दंडासन में वापस आते हैं। हम आपको इसका भी एक बहुत सरल उपाय करने का बताएंगे, जिसे हम कहते आ रहे हैं कि ये आयंगर पद्धति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द पोजेस, जिसके तहत आप बिना किसी कष्ट के इस पोज को भली प्रकार से अपने अभ्यास की रूटीन में लगा सकते हैं। अब हम आपको बद्ध कोण आसन के इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। यहाँ ये एक बहुत अद्भुत बात जो गुरुजी ने हमारे लिए अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए छोड़ी, उन्होंने ये पता किया, ये देखा अपने अभ्यास से कि अगर आपकी स्पाइन में ताकत नहीं है तो वो बद्ध कोण जो आपकी लंबर स्पाइन की तमाम तकलीफ़ों को दूर करता है, वो इतना दुष्कर हो जाता है कि आप करने के लिए उत्साहित नहीं होते। यहाँ भी उनकी यही राय रही कि अगर हमें बद्ध कोण आसन में ज़मीन पे नहीं बैठा जाता तो हम एक आसन लेंगे। यहाँ हमने एक आसन दिखाया है, अगर आप ये भी आपके लिए पूरा ना पड़े तो आप 2 या 3 आसनों का भी उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 2 छोटे टुकड़े फोम के रखे हैं। तो आप सबसे पहले बद्ध कोणासन के लिए दंडासन में बैठेंगे। हमने अपने आसन को दीवार के सामने, दीवार से चिपका के रखा है। एक बार अपनी स्पाइन को आप तानेंगे, ये अति आवश्यक है। स्लाउच्ड स्पाइन से, यानी झुकी हुई स्पाइन से आप कोई भी आसन की शुरुआत न करें। दंडासन में बैठने के बाद यदि आपके घुटनों में भी तकलीफ हो तो आपको बैक ऑफ द नी को सपोर्ट करना होगा। इसके लिए आप ये फोम दिखा सकती हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े हमने फोम के लिए हैं। आप इसकी जगह छोटे टर्किश टॉवल के टुकड़े भी ले सकते हैं, और उनकी मोटाई आपके घुटने की स्टिफनेस पर निर्भर करती है। ये एक बार तैयारी हो जाने के बाद आप जब दंडासन में बैठते हैं तो आप अपने दाएं हाथ को उठाएंगे। दाएं हाथ से आप अंदर के राइट नी को पकड़ के बेंड करेंगे, और बेंड करते समय ही इस फोम के टुकड़े को आधा फोल्ड करके बैक ऑफ द नी को कंप्लीटली सपोर्ट करेंगे। जब ये बैक ऑफ द नी सपोर्ट हो जाए तो आप अपने राइट हील को पेरिनियम के पास लाएंगे। फिर आप अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट इनर नी को पकड़ेंगे, और उसको भी, बैक ऑफ द नी को भी आप फोल्डेड फोम के ज़रिए सपोर्ट करेंगे। ऐसा करने से आपके घुटने में बिल्कुल दर्द नहीं होगा, और ये मूवमेंट फ्लेक्शन का घुटने के लिए, जो कि सपोर्टेड है, बहुत ही अच्छा है। ऐसा एक बार कर लेने के बाद आप इंटरलॉक करके अपने फिंगर्स को अपने पैर के पंजों के पीछे रखेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप जितना दीवार के पास जा सकें उतना जाएं, ताकि आपकी स्पाइन सीधी रह सके। इस तरीके से आपकी स्पाइन सपोर्टेड है, नी सपोर्टेड है, और आप इस इम्प्रोवाइजेशन को 1 से 2 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। एक बार 2 मिनट संपूर्ण हो जाएं तो आप धीरे धीरे इन फोम के टुकड़ों को निकालेंगे और पैर को सीधा करेंगे, और पुनः बद्ध कोण से दंडासन की तरफ जाएंगे। और दंडासन में अपने पैरों को टाइट करके पैरों की उंगलियों को सामने की ओर एक्सटेंड करेंगे। अब हम आपको जिस आसन को दिखाने और सिखाने जा रहे हैं उसका नाम है उपविष्ट कोणासन, यानी अंग्रेजी में वाइड एंगल पोज। आप इस पोज की शुरुआत भी दंडासन से ही करते हैं, और दंडासन से आप अपने दोनों पैरों को एक एक करके पहले राइट और फिर लेफ्ट को वाइड एंगल में खोलते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप इस पोज में जाएं तो दोनों पैर बराबर से खुलने चाहिए।
ऐसा ना हो कि एक पैर आपने ज़्यादा खोला है और एक कम, क्योंकि ऐसा करने से आपकी स्पाइन का एंगल, पेल्विक गर्डल का एंगल बदलता है और वो आपके लिए अच्छा नहीं है। ये एक बात ध्यान देने वाली है कि दंडासन के पैर इसमें भी दिखने चाहिए, यानी फ्रंटल सेंट्रल एंकल, फ्रंटल सेंट्रल नी और फ्रंटल सेंट्रल थाई एक लाइन में होनी चाहिए। आप अपने पैरों को परपेंडिकुलर टू द फ्लोर रखेंगे, यानी ज़मीन के साथ 90 डिग्री के कोण पे रखेंगे। ऐसा करने से आपकी फ्रंटल थाइज आउटसाइड इन टर्न होती हैं, जो दंडासन का गुण है। फिर आप अपनी फ्रंटल थाइज को सक करेंगे, जो बैक थाई की ओर जाएंगी, नी को सक करेंगे, जो बैक ऑफ द नी पे जाएंगे, और बैक ऑफ द थाई, बैक ऑफ द नी, बैक ऑफ द काफ सब ज़मीन को छूने चाहिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि इनर थाई, इनर नी, इनर काफ ज़मीन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये इस पॉस्चर का एक अभिन्न हिस्सा है। टिप ऑफ द फिंगर्स आपके हिप जॉइंट के पास हैं, जिसके ज़रिए, जिसको दबा के आप अपनी स्पाइन को खड़ा रखते हैं। शोल्डर्स पीछे रोल करते हैं, सीना खुला रहता है। उपविष्ट कोण आसन के बहुत सारे लाभ हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये आप जैसे देख पा रहे हैं कि हमारे एब्डोमिनल एरिया का ये एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया क्रिएट कर रहा है, तो सर्कुलेशन पेल्विक गर्डल का बहुत बढ़ जाता है। ये भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बहुत कारगर है, ये फ्लो को बहुत अच्छा बनाता है, दर्द से मुक्ति दिलाता है। इसके अलावा ये हर्निया के लिए भी बहुत कारगर है, ये हर्निया से मुक्ति देता है। जो स्लिप डिस्क के केसेस हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। शियाटिक पेन जिनको होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें हैमस्ट्रिंग एक्सटेंड हो रही है, तो शियाटिक से इसमें मुक्ति मिलती है। ये हम तमाम उन महिलाओं को जो प्रेग्नेंट हैं उनको भी रिकमेंड करते हैं। इस तरह आपने देखा कि उपविष्ट कोण से कितने लाभ हैं। अब हम ये देखते हैं कि उपविष्ट कोण से वापस दंडासन में कैसे आते हैं। आप एक एक करके अपने पैर को वापस दंडासन के लिए लाएंगे। एक बार अपनी स्पाइन को फिर फिंगर टिप्स ज़मीन पे दबाते हुए उठाएंगे और पैर की उंगलियों को एक्सटेंड करते हुए फॉरवर्ड ले जाएंगे, यानी उपविष्ट कोण से में जाने और निकलने के लिए आप दंडासन के ही जरिए जाएंगे। अब हम आपको उपविष्ट कोण आसन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। यहाँ भी हम आपसे वही बात दोहराएंगे कि यदि आपको नीचे बैठने में दर्द होता है रीढ़ में, या बहुत स्टिफ है, आप बैठ नहीं सकते, तो कृपया आसन का इस्तेमाल कीजिए। ये आसन दीवार से टच करेगा और आप इस आसन पे दंडासन में बैठेंगे। आपकी कोशिश ये रहेगी कि आपकी स्पाइन और बटक बोन दोनों ही दीवार के संपर्क में पूरी तरह से रहे। एक बार दंडासन में बैठने के बाद अपने शोल्डर्स रोल बैक करेंगे और पैर एक्सटेंड करेंगे टोज टाइट। उसके बाद आप अपने दोनों पैरों को एक एक करके राइट लेग टू द राइट, लेफ्ट लेग टू द लेफ्ट ऐसे फैलाएंगे। जब आप फैलाते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके दोनों पैर का एंगल बराबर हो, ताकि आपको एंगल की वजह से कोई पीठ में दिक्कत ना आए। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप दीवार के संपर्क में आते हैं और आपको एक आसन मिलता है, तो न केवल आपकी स्पाइन खड़ी हो सकती है अच्छे से, बल्कि आप इस पोज को होल्ड कर सकते हैं। एक बार उपविष्ट कोण आसन में आप 2 से 3 मिनट तक बैठने के बाद एक एक करके पैर को वापस लाएंगे और पुनः एक बार दंडासन में बैठेंगे और फिर ये पोज यहाँ समाप्त होता है। इसी के साथ हम आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।